अस्सलाम वालेकुम। ये 1725 यानी आज से 297 बरस पहले का वाक़या है। इंग्लिस्तान का एक मोअज़्ज़ज़ शख्स जॉन एवर्ट ने अपने वकील की मदद से एक दीवानी अदालत में अपने शराकतदार जोसेफ विलियम्स के ख़िलाफ़ तफ़हीम हिसाब का मुकदमा ले आया। जॉन एवर्ट का दावा था कि वो जोसेफ के साथ मिलकर मुख्तलिफ मसनूआत की फराहमी का काम करता है। इन मसनूआत में कीमती घड़ियाँ, सोने चांदी के ज़ेवरात, कीमती कालीन, नगीने, घोड़े, तलवारें और इस तरह की दीगर अशिया शामिल थी। जॉन एवर्ट के वकील ने अदालत को बताया कि इंग्लिस्तान के चंद कस्बों से उन्होंने ये अशिया हासिल की और दूसरे कस्बों में बेच डाली। इस दावे के मुताबिक ये दोनों शराकतदार अपनी गैर मामूली सलाहियतों के बल पर ये कीमती अशिया बहुत ही कम सरमायाकारी के साथ ख़रीदते हैं और फिर इन्हें महंगे दामों बेचते हैं। जॉन का दावा था कि जोसेफ के ज़िम्मे कुछ सामान की फ़रोख्त थी और इस फ़रोख्त से हासिल होने वाले मुनाफे का बड़ा हिस्सा जोसेफ ने खुद रख लिया, जबकि इसे तयशुदा शरह से दोनों के दरमियान बराबर तकसीम होना था। जॉन ने अदालत से इस्तेदा की थी कि इसे जोसेफ से पैसे दिलवाए जाए। अदालत ने मुकदमे के हालात जानकर फौरी तौर पर मुद्दा अलय को नोटिस जारी कर दिया कि वो रूबरू अदालत के आए और अपना दिफा करें। नोटिस पाकर जोसेफ ने एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर वकील किया और अदालत में चला आया। जोसेफ ने मुद्दई के इस बयान की तस्दीक की कि वो इसका शराकतदार है, लेकिन ये तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि इसने कोई बेईमानी की है। जोसेफ ने जो तहरीरी हिसाब किताब अदालत में पेश किया, इसके बड़े हिस्से को जॉन ने भी ईमानदारी से तस्लीम कर लिया, लेकिन सोने की एक घड़ी के मुनाफे में से पूरा हिस्सा ना मिलने की शिकायत पर इसरार किया। अदालत ने इन दोनों ज़िम्मेदार शहरियों के रवैये से बड़ी मुतासिर हुई और इन्हें इस मामले को अदालत से बाहर सुलझाने के लिए वक्त देकर अगली तारीख मुकर्रर कर दी। मुकर्ररा तारीख पर ये दोनों अपने वकला समेत दोबारा मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने पेश हुए और बताया कि हम ये मामला अदालत पर छोड़ते हैं। अदालत के जज साहब ने दोनों तरफ के दलाइल सुनने से पहले मुकदमे की मिसल यानी कागजात ज़रा गौर से पढ़ना शुरू किए तो इन्हें इल्म हुआ कि जिस सामान की कीमत फ़रोख्त 200 पाउंड बताई गई है, उस पर असल ख़र्चा 10 पाउंड से भी कम है। इतनी गैर मामूली शरह मुनाफा ने जज साहब को चौंका दिया और उन्होंने मुकदमे के दोनों फरीकों से कारोबार की नवीयत के बारे में पूछ लिया। जज साहब के इस सवाल पर दोनों वकील फौरी तौर पर अपने मुवक्किलों की मदद को आए और अदालत को बताया कि फ़लाँ फ़लाँ कानून की फ़लाँ फ़लाँ शिक के मुताबिक और इसकी झेल में दिए गए ज़ाब्ते के मुताबिक अदालत ये सवाल नहीं पूछ सकती। अदालत ने इन दोनों फाजिल वकला को तंबीह की कि फ़लाँ फ़लाँ कानून की फ़लाँ शिक और फ़लाँ कायदे के मुताबिक अदालत बिनाए दावा को जानने का पूरा हक़ रखती है। अदालत का इसरार बढ़ता रहा और वकीलों के इनकार में भी शिद्दत आती चली गई। अदालत आखिर अदालत होती है। इसने कुछ मज़ीद सवालात पूछना शुरू कर दिए, जिनका जवाब देने से वकीलों और उनके मुवक्किलों ने इनकार कर दिया। जज साहब ने दबाव बढ़ाया तो पता चला कि मुअज़्ज़ज़ फ़रीक़ैन मुकदमा जॉन एवर्ट और जोसेफ विलियम्स दरअसल डकैत हैं। जिन जिन कस्बों में अपने कारोबारी मामलात का उन्होंने जिक्र किया था, दरअसल वो जगहें थीं जहां मुसल्लह डकैतियां करके उन्होंने कीमती अशिया हासिल की थी और दूसरों को बेची थी। अदालत ये सारा मामला जानकर दंग रह गई। वकीलों ने दुहाई दी कि डकैतियों का मुकदमा सिविल अदालत में नहीं चल सकता और एक मुकदमे के दौरान समाअत जज के इल्म में आने वाले वाक़यात की बुनियाद पर दूसरा मुकदमा भी नहीं बन सकता, वगैरह वगैरह वगैरह। अदालत ने वकला की बहस तहम्मुल से सुनी और 13 नवंबर 1785 को 2 हफ्ते की समाअत के बाद ये मुकदमा खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि अदालतें डकैतों के दरमियान लूट के माल की तकसीम में हिस्सादार नहीं बन सकती। उसके साथ ही दोनों मुअज़्ज़ज़ वकला पर 50-50 पाउंड का जुर्माना कर दिया, जो जानबूझकर ये मुकदमा अदालत में लाए थे। कानून की तारीख़ में ये मुकदमा हाईवे मैन यानी डाकुओं के मुकदमे के नाम से मशहूर हुआ और यहीं से ये कानूनी उसूल बना कि जो भी अदालत में कोई मुकदमा लेकर आए, इसे साफ़ हाथों के साथ आना होगा, यानी इसे किसी जुर्म में मुलव्विस नहीं होना चाहिए और माल मुकदमा भी किसी जुर्म के ज़रिए हासिल शुदा नहीं होना चाहिए। इस फैसले के 2 साल बाद इस मुकदमे के मुद्दा अलैह यानी जोसेफ विलियम्स को इसके जराइम पर फांसी दे दी गई
اس کی پھانسی کے 3 سال بعد مقدمے کے مدعی یعنی جان ایورٹ کو بھی پھانسی ملی۔ اس مقدمے کو عدالت میں لڑنے والے ایک فاضل وکیل بذات خود بھی 1735 میں ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ انہیں بھی عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی، جسے غالباً اس وقت کی وکلاء برادری کے احتجاج پر بدل کر جلاوطنی سے بدل دیا گیا۔ فاضل وکیل نے یقیناً کوئی اپیل وغیرہ بھی کی ہوگی، جس کی وجہ سے ان کو وطن واپس آنے کی اجازت مل گئی، جہاں انہوں نے دوبارہ وکالت کا آغاز کر دیا۔ کئی سال قانون کے سینے پر مونگ ڈلنے کے بعد ان وکیل صاحب کو 1758 میں وکالت سے روک دیا گیا۔ آپ کو اس مقدمے کے واقعات جان کر اگر یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق پاکستان کی سیاسی صورتحال سے ہے، تو میں واضح لفظوں میں یہ عرض کر دوں کہ اس خاکسار کے ذہن میں ایسا کچھ نہیں۔ خاص طور پر ایک مجرم کی وطن واپسی کے متعلق آپ جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں وہ آپ کی اپنی سوچ ہے اور آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں وفاداریاں بدلنے والے آ رہے ہوں، تو یہ خاکسار اس خیال کی بھی سختی سے تردید کرتا ہے۔ آپ نے اگر یہ اندازہ لگایا ہے کہ میں نے تحریک عدم اعتماد کے فریقوں کے بارے میں کوئی بات کی ہے، تو میرا اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس فقیر نے وطن عزیز کو لوٹ کا مال قرار دینے کی کوشش کی ہے، تو میں آپ کی اس سمجھ کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ یہ خاکسار صرف اور صرف صحافی ہے اور سیاست کا تجزیہ کرنا اس کا روزگار ہے، لیکن آج کل کے حالات میں ہر طرف سیاست ہی سیاست ہو رہی ہے، اس لیے فدوی بحثیت صحافی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اس ماحول میں بھی اپنے سننے پڑھنے والوں اور دیکھنے والوں کے علم میں بھی اضافہ کرے۔ ویسے تو پاکستان میں کسی کے بھی علم میں اضافے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، لیکن میں نے بطور صحافی اپنا فرض ادا کرتے ہوئے آپ کے علم میں کچھ اضافے کی کوشش ضرور کی ہے، سو میں آج اسی فرض کی تکمیل کر رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کے مقدمے کے حالات سے کسی بھی قسم کی مماثلت محض اتفاقی ہوگی، جس کا ذمہ دار یہ غریب صحافی ہرگز نہیں۔ اب میں محض تذکیر کے لیے اپنے نکات ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے پر عدم اعتماد کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود ڈاکو نہ ہو۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دونوں فریق اپنا معاملہ باہر ہی نمٹا لیں تو اچھا ہوتا ہے، تیسرے کو بیچ میں ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے دونوں پکڑے جائیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کبھی کبھار بہت ایماندار نظر آنے والا وکیل بھی دراصل ڈاکو ہی ہوتا ہے۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ کرنے والا ہو اسے مقدمے کے کاغذات کو غور سے دیکھنا چاہیے اور حالات مقدمہ کا درست اندازہ لگانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔